नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनवर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है और ये आज लास्ट सीरीज होगा, ठीक है। तो जिसमें हम चैप्टर 12 के कुछ क्वेश्चन और चैप्टर 13 के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और इसके साथ ही आज आपका जो 2024 का पिछले साल वाला बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, उसी क्वेश्चंस के एनालिसिस करी जा रही है और आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन को ये क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक है, यूपी बोर्ड के बच्चों को खासकर ये बात ज़रूरी है सुनना कि जिन भी बच्चों के पास में क्वेश्चन बैंक है, आपके पास किसी भी कोई सा भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक हो, आप लास्ट पेपर में जो मेरे पास है उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ दी गई है, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। आई थिंक मेरे पास, हाँ, राजीव का है, उनका जो है पीछे जब आप देखेंगे ना तो उसमें 2024, 2023, 2022, 20 के सारे क्वेश्चन पेपर उन्होंने लगाए हुए हैं और हर एक सेट का पेपर लगाया हुआ है। GH GI जैसे 2024 में अलग अलग सेट के पेपर बनते हैं, ऐसे ही हर साल अलग अलग सेट के पेपर बनते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को उन्होंने बिल्कुल बुक के लास्ट में लगाया हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से पहले आप पिछले जितना भी पीछे का पेपर दिया गया है उस पीछे के पेपर में सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, उन क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर अपने जो आपका स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन बैंक, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको मार्क कर लीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से सॉल्व करके जाते हो बच्चों, मैं गारंटी देती हूँ आपका एटलीस्ट 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 80% मैं कम से कम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस तरह से आप पढ़िए। थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ में, हार्ड स्टडी के साथ साथ में आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी ज़रूरी है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले देखिए और फिर क्वेश्चन कैसा है और उसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ अपने शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। किताबी भाषा में आंसर बिल्कुल भी मत लिखिए। जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले टॉपिक क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, तब जा करके मैं रीड करती हूँ। रीड इसलिए करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लिखने की शैली पता चल जाए कि किस तरीके से आपको लिखना है। मेन मोटिव यही होता है आपको बताने का, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप ऐसा ही करिए, क्वेश्चन पहले एनालाइज कर लीजिए, क्वेश्चन के आंसर को देखिए और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए। सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ जीव विज्ञान में ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट में आप ऐसा करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है आपके इकोसिस्टम वाले चैप्टर से, खाद्य श्रृंखला क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। और 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। थोड़ी सी भाषा बदल दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है बच्चों? आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश वर्ड से भी आप परिचित होंगे, फूड चेन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फूड चेन के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में। जब भी हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर के बना हुआ है, राइट। तो ये जो जैविक घटक हैं आपके बच्चों, ये जो जैविक घटक होते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग स्तर के प्राणी शामिल हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम स्वपोषी कहते हैं, ये उत्पादक होते हैं बच्चों। ये कौन है आपके? ये स्वपोषी कहलाते हैं। और उत्पादक कौन? आपके पेड़ पौधे हो गए। कौन हो गए बच्चों? पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। इसके बाद जो ये भोजन बना, पेड़ पौधों को खाते कौन है? बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं। तो इनको दूसरे पर, मतलब स्वपोषी पर निर्भर रहने वाले जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके परपोषी होते हैं, है ना। कौन होते हैं बच्चों? परपोषी होते हैं। और परपोषी के बहुत सारे टाइप्स हैं आपके, परजीवी हैं, मृतोपजीवी हैं, परभक्षी हैं, कीटभक्षी हैं, बहुत सारे, ये सब आपके परपोषी हैं, ठीक है। तो अब इन परपोषी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि ये उपभोग कर रहे हैं जो भोजन उत्पादक ने बनाया हुआ है, ठीक है। पहले लेवल के जो उपभोक्ता होते हैं इनको हम प्राइमरी उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आप कहते हो इसको। जो शाकाहारी होते हैं ये कैसे होते हैं?
शाकाहारी होते हैं और इनको आप क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हो। क्या कहते हो, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हो। ठीक है, उपभोक्ता का स्तर है ये है आपके प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद में ये जो आपके शाकाहारी जंतु हैं, इनको भी कोई ना कोई खाता होगा। तो शाकाहारी जंतु को लेट्स से कि यहाँ पे आपका प्राथमिक उपभोक्ता मान लेते हैं टिड्डा है। कौन है, टिड्डा है। ठीक है, अब इस टिड्डा को हो सकता है मेंढक खाता हो। ठीक है, कौन खाता हो, मेंढक खाता हो, है ना। और भी दूसरे जंतु होते हैं, दूसरे कीट होते हैं जो इनको खाते हैं। तो अब यहाँ पे कौन होगा, ये जो हमारा उपभोक्ता ये कैसा है, ये है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। मैं यहीं पर लिख रही हूँ, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये कैसा है बच्चों, ये है मांसाहारी। कैसा है, मांसाहारी। ठीक है, अब इस मेढक को भी खाने वाला कोई ना कोई तो होगा, सांप है। कौन है बच्चों, सांप है। और सांप आपका कैसा उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। कैसा उपभोक्ता हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता, है ना। ठीक है, अब इस सांप को भी कोई ना कोई खाएगा, गिद्ध या बाज ले लीजिए, गिद्ध आपका। ठीक है, ये कैसा होगा, चतुर्थ उपभोक्ता या टॉप उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता हम बोलते हैं, चतुर्थ नहीं बोलेंगे। जब भी किसी भी खाद्य श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता आएगा, आप उसको उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि अंतिम उपभोक्ता का मतलब कौन है, वो उसको अब और कोई खाने वाला नहीं होगा, वो लास्ट होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप इनको क्या रखेंगे, उच्च उपभोक्ता बोलेंगे, उच्च उपभोक्ता हो गए बच्चों। ठीक है, ऐसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ भी होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 लेवल तक जाता है या 5 लेवल तक आपके उपभोक्ता का स्तर जाता है। ठीक है, ये कैसे हैं बच्चों, ये भी आपके मांसाहारी हैं या इनको आप परभक्षी कह सकते हो। स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं ये, क्योंकि ये जीवित को तो खाते ही हैं, साथ ही आपके क्या करते हैं, जो मृत प्राणी हैं उनको भी खाते हैं। ठीक है, अब ये जो ये मर जाएगा तो इसको कौन खाएगा, इसको खाएंगे आपके अपघटक खाएंगे। कौन खाएगा बच्चों, अपघटक इसको समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार की एक जो श्रृंखला बन रही है, ये जो श्रृंखला बनी बच्चों, इसको क्या कहते हैं, क्लियरली विजिबल है, चलो ये ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बन रही है, इसी श्रृंखला को हम कहते हैं आपका खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्योंकि सभी जितने भी जंतु आपको पारिस्थितिक तंत्र में दिखाई दे रहे हैं, वे सभी भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर हैं। तो जब जंतु भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर होता है और इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है, तो ऐसे श्रृंखला को क्या कहा जाता है बच्चों, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। पर खाद्य जाल भी होता है। यहाँ पर हम खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आपको खाद्य जाल के बारे में भी पता हो। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही सीक्वेंस में अरे जुड़े हों, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस जो आपका क्या है शाकाहारी जंतु है, ये आपका टिड्डा है, सिर्फ और सिर्फ मेढक ही इसको खाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। दूसरे जंतु भी टिड्डे का उपभोग कर सकते हैं। यानी कि इस टिड्डे पर दूसरा भी कोई 2 से 3 जंतु आपके डिपेंडेंट होंगे। और ऐसा हो सकता है, और ये जो आपका उत्पादक है, इस उत्पादक को सिर्फ और सिर्फ टिड्डा ही नहीं खाएगा, बकरी भी खाएगी, खरगोश भी खाएगा, गाय भैंस ये सब खाएंगे। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, एक साधारण सी जो श्रृंखला आप दिखाते हो उसको आप क्या कहते हो, खाद्य श्रृंखला कहते हो। तो आप ये कह सकते हैं कि खाद्य जाल का साधारण सा जो स्वरूप होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जिसमें आप क्या करते हो कि अरे भोजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, भोजन की उपयोगिता के हिसाब से अलग अलग जंतुओं का वर्गीकरण आप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब जो आपका खाद्य श्रृंखला का टाइप होता है, बहुत प्रकार के खाद्य श्रृंखला के टाइप होते हैं। मृतोपजीवी जंतुओं का आप दिखा रहे हो तो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, परभक्षियों का दिखा रहे हो परभक्षी खाद्य श्रृंखला, जू वगैरह के बारे में परजीवी वगैरह की खाद्य श्रृंखला दिखा रहे हो तो वो परजीवी खाद्य श्रृंखला। इस तरह से आपके बहुत सारे खाद्य श्रृंखला के टाइप होते हैं। अब मैं रीड करूंगी, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को रीड करूँ, ये आपको मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ।
क्योंकि इसमें मैंने बहुत आंसर लिया नहीं है, सिंपल सा आंसर लिखा था, तो ये डायग्राम मैं आपको जस्ट एक अरे डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर दिखाने के लिए आई हूँ। देखिए, हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है, ठीक है ना। इस सूर्य से इसका उपयोग करके, सौर प्रकाश को यूज करके आपके हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इन्हीं हरे पेड़ पौधों का भक्षण कौन करता है? शाकाहारी जंतु करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको टिड्डा का एग्जाम्पल लिया गया है। अब इस शाकाहारी जंतु का भी दूसरा कोई भक्षण करेगा, ये कौन करेगा? आपका मेढक करेगा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता ये होता है। इस मेढक को कोई ना कोई खाएगा, सांप खाएगा, तो ये आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इस सांप को कोई ना कोई खाएगा, गिद्ध खा सकता है या फिर बाज खा सकता है, ये आपका उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है, ठीक है। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो कोई अपघटक आएगा और अपघटन करने के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी एक खाद्य श्रृंखला बनती है। मुझे याद है ग्रेजुएशन में मेरी क्लासमेट हुआ करती थी, उसने काफ़ी अच्छा ऐसे ही बिल्कुल काफ़ी सुंदर सा डायग्राम बनाया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए थे, ठीक है। डायग्राम मेरा बहुत गंदा है तो मैंने उतना नहीं बनाया हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। अभी हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है बच्चों? सूर्य है, ठीक है। तो जो सन से एनर्जी आ रही है, सूर्य के प्रकाश की जो एनर्जी आपकी पृथ्वी पर आ रही है बच्चों, कुछ एनर्जी को तो हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सारी की सारी एनर्जी को हम क्या करें? एब्जॉर्ब करें। तो इसमें से हमारी पृथ्वी क्या करती है? बहुत सारी एनर्जी को तो रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है ये आपकी पृथ्वी से वापस चली भी जाती है, ठीक है ना। ये एनर्जी आपकी पृथ्वी से वापस क्या हो रही है? चली भी जा रही हैं। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है 100% हम सन एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं। 100% सूर्य की ऊर्जा को आप यूज़ नहीं करते हो। ऑलमोस्ट आप लेट्स से आप 49 to 51% के आसपास में आप एनर्जी क्या करते हो? रिफ्लेक्ट कर देते हो। इतनी एनर्जी आप वापस सूर्य को या वापस आप वायुमंडल में भेज देते हैं, सूर्य तक तो नहीं पर वापस आप वायुमंडल में क्या करते हैं? भेज देते हैं, ठीक है बच्चों। बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल आपके पेड़ पौधे, दूसरे जंतु, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? पृथ्वी पर करते हैं। तो ऐसा एक एरिथमेटिकल वैल्यू निकाली गई, अंक गणितीय मान निकाला गया और ये देखा गया कि हम सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 1% करते हैं। कितना करते हैं बच्चों? 1% करते हैं, ठीक है ना। कितना करते हैं? 1% करते हैं। और उसके बाद उत्पादक बने। कौन बना? उत्पादक। उत्पादकों ने क्या किया? भोजन बनाया, है ना। उत्पादकों ने क्या किया बच्चों? भोजन बनाया। तो इस उत्पादक का केवल और केवल 10% ही उपभोक्ता उपभोग कर पाएंगे। यानी कि ये जो 100% आपका उत्पादक ने भोजन बनाया, इसका केवल और केवल 10% ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी 90% आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। 90% बचा रहेगा। फिर ये जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, इसका भी इसमें भी एनर्जी स्टोर है, भोजन के फॉर्म में इसमें भी एनर्जी क्या है? स्टोर है ना। अब ये 10% को इसमें हम क्या मान लेते हैं? इसका 100% हो गया, ठीक है। ये 10% वाला जो एनर्जी इसने अपनी बॉडी में स्टोर किया हुआ, ये इसका 100% हो गया। अब इसको दूसरा जंतु जब खाएगा तो इसका 100% का केवल और केवल 10% ही वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। यानी ऐसे समझो कि इसकी बॉडी में 10% भोजन स्टोर था, अब इसको कोई दूसरा जंतु जो खा रहा है तो इसका केवल और केवल 10% ही इस्तेमाल करेगा। समझ में आ गया? 10% का 10% निकाल लोगे उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो पूरा श्रृंखला जो मैंने बताया कि सन एनर्जी से आप केवल और केवल 1% एनर्जी यूज़ करते हो, और फिर उत्पादक से उपभोक्ता जो है केवल 10% एनर्जी इस्तेमाल करता है। अगला उपभोक्ता जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से
से भी केवल और केवल 10% ही ऊर्जा इस्तेमाल करता है। और इस प्रकार ऊर्जा जो है वो केवल और केवल 10% करके एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में, यानी कि एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में ट्रांसफर होती है। ठीक है ना। तो उपभोक्ता आप ऐसे मान लो कि इस तरह से, अरे उपभोक्ता मैं कह रही हूँ, एनर्जी आपकी, एक मिनट, एनर्जी आपकी कुछ इस तरह से इस्तेमाल हो रही है बच्चों। ठीक है, एनर्जी इस तरह से कुछ आ रही है, क्योंकि एनर्जी का स्तर क्या हो रहा है, निरंतर घटता चला जा रहा है, और केवल एक ही डायरेक्शन में। कभी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी रिवर्स कर जाए और आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़े। किसी भी खाद्य श्रृंखला में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आपकी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इसी दिशा में होगा, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता में आते 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 एनर्जी का स्तर जो है वो घटता चला जाएगा। क्या होगा, एनर्जी का, ऊर्जा का स्तर घटता चला जाएगा। मैं जैव भार की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि ऊर्जा का स्तर क्या होता चला जाएगा, घटेगा। जैव भार की बात जब आएगी तब हम करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि क्या हो रहा है कि ऊर्जा जो है वो निरंतर क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। इसी घटना को, इसी चीज को क्या कहा जाता है, एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह कहा जाता है। इस प्रकार की जो आपकी एक नियम है या हाइपोथेसिस आप बोल सकते हैं, दिया किसने था, इसको दिया था लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, लिंडमैन ने दिया था। और इसको हम कहते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। क्या कहते हैं, 10% का नियम। इन्होंने कहा कि जब भी आप उत्पादक से उपभोक्ता, फिर अगले उपभोक्ता और अगले उपभोक्ता में जाते हैं तो यह देखा जाता है कि 90% ऊर्जा का तो इस्तेमाल ही नहीं होता है, केवल और केवल 10% ऊर्जा का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब रीड करिए जरा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक घटकों के जीवों में चक्रण के समय विभिन्न प्रकार के चक्रों एनर्जी विभिन्न रूपों में नियोजित होती रहती है, किंतु वास्तव में उत्पादकों द्वारा अजैविक पदार्थों से भोज्य पदार्थों के संश्लेषण के समय सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का इस प्रकार उपयोग करने की विकट क्षमता परहरित युक्त, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा आपके भोजन, अरे जो उत्पादक हैं भोजन बनाते हैं। अब यहाँ से पढ़ो, उत्पादक से उपभोक्ता और उपभोक्ता से अगले उपभोक्ता में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरित होती रहती है। प्रत्येक स्थानांतरण के समय कुछ न कुछ संचित ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा आदि के रूप में होता है। यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होगा, मैक्सिमम जो अमाउंट है एनर्जी का वो क्या चला जाएगा, पर्यावरण में वापस से चला जाएगा, पर्यावरण में ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चरण पर संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अतः कुछ न कुछ ऊर्जा स्वरूप बदलकर वातावरण में व्यर्थ चली जाती है। इसी प्रकार श्वसन इत्यादि क्रियाओं में भी ऊर्जा का स्वरूप बदलकर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ह्रास होती रहती है। और इस घटना को क्या कहा जाता है कि ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है, ऊर्जा का एक ही दिशा में ट्रांसफर होता है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये जरा सा आपको एक डायग्राम में समझा देती हूँ। अच्छा देखो, इसके आगे कुछ लिखा है तो पहले वो पढ़ दूँ। चलो, ये हमने देख लिया। ये देखिए, इसको इस 10% का नियम दिया किसने था बच्चों, लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम। ये आप देखिए, ये है आपका सूर्य का प्रकाश। ठीक है बच्चों, यहाँ से हरे पादप आपके क्या कर रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो 4% ये 1% है। ठीक है बच्चों, ये 1% है। हम सूर्य के प्रकाश का 1% मैक्सिमम यूज कर पाते हैं, हम मतलब उत्पादक यूज कर पाते हैं, बाकी अन्य चीजें यूज करती हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो इन्होंने इस्तेमाल किया। अब इस जो उत्पादक है इसका केवल और केवल कितना प्रतिशत, 10% उपभोक्ता इस्तेमाल करेगा, बाकी 90% क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। बाकी 90% वातावरण में, पर्यावरण में चला जाएगा। अब ये जो 10% है ये तो इसके लिए 100% है, मान लेते हैं ऐसा। तो ये जो
आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, इसका 10%, 100% का 10% आपके अगले चरण में जाएगा, और इसी तरीके से 10-10% का इस्तेमाल ये लोग करते रहेंगे, ठीक है। और एनर्जी घटती चली जाएगी, जब आप वैल्यू काउंट करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। चलो ठीक है, उत्पादक का 100% जो है, 100% जो है आपका, ये कितना जा रहा है, 10% जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, केवल और केवल कितना मिलेगा बच्चों, 10 मिलेगा। कितना परसेंट बना, 10% बनेगा, ठीक है। तो ये आप निकाल लेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि कितना परसेंट धीरे 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 एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, कम होती चली जाएगी। अब देख लो, ये 10 का 10% निकाल लो, ठीक है ना, 10% ऑफ 10 निकाल लो, 10% ऑफ 10 निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। अब इसी तरीके से आप निकालोगे ये इस 1% का, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो ऐसे देखेंगे धीरे 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 एनर्जी क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह कहते हैं इसको। अब आगे अभी डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में आप ऊर्जा का पिरामिड भी बनाते हो। तो जब भी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आप चाहे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बनाइए, वन पारिस्थितिक तंत्र बनाइए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र बनाइए, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा बच्चों, सदैव सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, सीधा होगा, इस तरह से होगा। जब पिरामिड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो इस तरह से देखेंगे, और ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, सीधा होगा। मैक्सिमम जंतु आपके यहाँ पर, धीरे धीरे जंतुओं का नंबर क्या होता जाता है, खत्म होता चला जाता है। ये आपके पोषी स्तर दिखाता है, ठीक है ना। जब हम पोषी स्तर देखते हैं, जैव भार के रूप में, बाकी चीज़ों के रूप में देखते हैं, उत्पादक को आप हमेशा बेस पर रखोगे। उत्पादक को कहाँ रखोगे बच्चों, हमेशा ही बेस पर रखेंगे। उत्पादक आपका हमेशा बेस पर रहेगा, चाहे संख्या ज़्यादा हो चाहे संख्या कम हो, उत्पादक हमेशा आपका क्या होगा, बेस पर ही होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो आपका हमेशा क्या बनेगा बच्चों, सीधा बनेगा। कि क्यों, क्योंकि आपके अलग अलग जब पोषी स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता जाता है, धीरे 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 कम होता चला जाता है। खाद्य श्रृंखला क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, ओके। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लगा हुआ है क्या, चलो ये हम तो डिस्कस कर चुके हैं ना। अच्छा पिरामिड, चलिए पिरामिड, पारितंत्र पिरामिड क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों की संक्षेप में वर्णन कीजिए। पिरामिड क्या होता है बच्चों, जब भी आप विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर को एक क्या कहते हैं कि ग्राफिक रूप में दिखाते हो, रेखा चित्रण के रूप में दिखाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का पिरामिड दिखता है आपको, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का पिरामिड दिखेगा, कभी कभी पिरामिड इस प्रकार का भी दिखता है, ठीक है, कभी कभी इस प्रकार का भी पिरामिड आपको दिखेगा। तो ये जो एक पिरामिड जैसी आकृति बनती है जब आप विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों का उनके रेखा चित्र के रूप में दर्शाते हैं, तो इसी को कहा जाता है पारितंत्र का पिरामिड कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में हम पिरामिड का देखेंगे कि पिरामिड कहीं पर आपको उल्टा दिखेगा, कहीं पर आपको सीधा दिखेगा, ऐसा क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल के विभिन्न ऊर्जा स्तरों या फिर पोषी स्तरों, ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं उनको पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर से आप समझ रहे होंगे कि जो अलग अलग जंतु भोजन पर डिपेंडेंट है, उनका भोजन का प्रकार अलग अलग है, का निरीक्षण किया जाए तो पता लगेगा कि प्रत्येक अगले स्तर पर जीवों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पर जीवों की संख्या बढ़ती है, ये भी ध्यान रखना है। तथा उच्चतम उपभोक्ता केवल कुछ ही होते हैं, जैसे कि शेर। इस प्रकार के खाद्य जाल को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने पर एक पिरामिड का रूप बन जाता है। इनको ही क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड या खाद्य पिरामिड आप इसको कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक विभिन्न प्रकार के आपके पिरामिड होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड आप दिखाते हैं, जैव भार का पिरामिड आप दिखाते हैं, जीव संख्या का पिरामिड आप दिखाते हैं। मुझे लगता है कि आपको इन नाम के से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको समझा देती हूँ। ऊर्जा का पिरामिड आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से हो रहा है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। जीव भार का पिरामिड क्या होता है बच्चों, जीव का वेट कितना है, जीव का
वेट कितना है, भार आप मेजर करते हैं ना, कितने केजी को हो, क्या कितना वजन है तुम्हारा, वही है आपका जीव भार। अब ये जीव भार बना कैसे, अरे आप खाना खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, आपके शरीर में 70% पानी है, फैट है, प्रोटीन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी का क्या बना रहे हैं, वेट बना रहे हैं। तो यही क्या है बच्चों, जीव भार है, ठीक है। अब कितने संख्या में, कितने नंबर में आपके ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, शेर 10 है कि 12 है कि केवल अकेला शेर है, कितनी पक्षियां हैं आपकी, ये सभी क्या है, जीवों की संख्या है, मतलब जीवों का नंबर भाई, एक है कि 1000 है, वो आपका क्या है, जीवों की संख्या है। तो संख्या के आधार पर जब पिरामिड बनाएंगे तो जीव संख्या का पिरामिड हो गया, ऊर्जा के आधार पर पिरामिड बनाएंगे तो ऊर्जा का पिरामिड हो गया, वेट के आधार पर, जीव भार के आधार पर पिरामिड बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका जीव भार का पिरामिड हो जाएगा। अब ये आ जाओ, ये देखो आपका कुछ इस तरह से पिरामिड एक बनता है ना, ये देखिए आप यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर है आपके बच्चों उत्पादक है, उपभोक्ता है, उच्च उपभोक्ता है। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो क्या बन रहा है, एक पिरामिड जैसी संरचना बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका है, ठीक है। आइए अलग अलग जो आपके पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रकार के पिरामिड हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, पहला चीज है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, जीव संख्या का पिरामिड, किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, पहले जीव संख्या का पिरामिड का स्टडी कर रहे हैं बच्चों। कितने नंबर ऑफ आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके जीव कितने हैं, संख्या में कितने हैं, वही है आपका जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। और कौन से पारिस्थितिक तंत्र में देख रहे हो, घास पारिस्थितिक तंत्र में, या कह लो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में देख रहे हो, ग्रास लैंड वाले पारिस्थितिक तंत्र में आप देख रहे हैं, जहां पर घास आपका उत्पादक है। घास क्या है बच्चों, आपका उत्पादक है। आइए देखिए, ये है हमारा क्या, ये आपका उत्पादक है, ठीक है, ये क्या है आपके, ये घास है आपके, ये क्या है, उत्पादक है। ये हो गया आपका प्रोशी स्तर का पहला लेवल, ठीक है। उसके बाद में क्या देखोगे, एक सेकेंड, अब इस पर आपके आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये जो खरगोश दिखाई दे रहे हैं ये क्या है आपके प्राथमिक उपभोक्ता। एक बात मुझे बताइए, क्या जितना, जैसे लेट्स से कि आप 5 क्विंटल नहीं, ये तो आपका वजन हो जाएगा, मैं घास को गिन तो नहीं सकते, क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हो, तो वो भी आपका आ जाएगा। तो एक बड़ा से एरिया में लेट्स से कि 1 एकड़ के मैदान में आपका घास पूरा उगा हुआ है, हो सकता है उसमें 100 खरगोश हो सकता है 200 खरगोश हो, इतना ही हो सकता है ना, लेकिन कभी भी खरगोश की संख्या घास की संख्या से ज्यादा नहीं होगा। वेट ज्यादा हो सकता है पर कभी भी खरगोश की संख्या घास की संख्या से ज्यादा नहीं होगा। तो वही चीज आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई घास की संख्या तो काफी ज्यादा है और आपके प्रथम उपभोक्ता का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, घास पारिस्थितिक में देख रहे हैं। उसके बाद इन खरगोशों के यानी शाकाहारी जंतुओं को खाने के लिए लोमड़ी हो सकती है, या कोई दूसरा जंतु हो सकता है, गीदड़ हो सकता है, या कोई और जंतु हो सकता है। डायरेक्ट खरगोश भी खा सकता है, पर यहाँ पर हम एक लेवल और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी भी संख्या कम होगी, बहुत सारे खरगोश होंगे, लेकिन ये जो लोमड़ी वगैरह है ये हैं, ये कम ही होंगे, ठीक है, इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अब इन सभी को खाने के लिए एक अकेला शेर ही काफी है ना, एक अकेला शेर इन सबको खाने के लिए काफी है। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि उत्पादक से जब हम उच्च उपभोक्ता की ओर जा रहे हैं तो जीव संख्या घट रही है, जीवों की संख्या क्या हो रही है बच्चों, घट रही है, ठीक है। तो घास पारिस्थितिक तंत्र में हमें क्या देखने को मिला कि घास पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या सीधी है। घास पारिस्थितिक तंत्र में क्या है बच्चों, जीवों की संख्या सीधी है। ये देख लो, एक और एग्जांपल आपको दिखाया गया है, ये आपके मीज के प्लांट होंगे या कोई और प्लांट होगा जिस पर टिड्डे पड़े हुए हैं, इसको खाने के लिए आपके मेढक है, मेढकों को खाने के लिए आपके सर्प हैं, और इन सर्पों को खाने के लिए क्या मौजूद है बच्चों, ये आपका बांज मौजूद है। तो हमने क्या देखा कि घास पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा होता है, पहला पॉइंट आपको इतना ही ध्यान ही रखना है, ठीक है। अच्छा, ग्रासलैंड में या लैंड इकोसिस्टम में आपका क्या देख रहे हैं हम कि जीव संख्या का पिरामिड क्या है, सीधा होता है। अब आ जाओ जरा सा और देख लेते हैं, क्या देख रहे हैं, वन पर या वृक्ष पर, एक वृक्ष पर देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड कैसा है। आओ, जीव संख्या का पिरामिड
जीव संख्या का ही पिरामिड देख रहे हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में। कहाँ पर देख रहे हैं बच्चों? वन पारिस्थितिक तंत्र में। और वन पारिस्थितिक में हम एक वृक्ष की तुलना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे वन की तुलना कर रहे हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में एक वृक्ष पर कितने जंतु, कौन से जंतु बैठे हुए हैं वो हम देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन किस में देख रहे हैं? वन पारिस्थितिक तंत्र में हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका, मैंने कहा था कि उत्पादक आपका सदैव बेस में होगा। बेस आपका चौड़ा भी हो पतला भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उत्पादक आपका सदैव बेस में यानी नीचे होगा, इतना याद रखना है, उत्पादक नीचे ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, ये है आपका एक वृक्ष, ठीक है। क्या है बच्चों? एक वृक्ष है, मान लेते हैं किसी फलदार वृक्ष है ये, ठीक है। अब इस वृक्ष पर बहुत सारी पक्षियां बैठी होंगी, होता है ना, वृक्ष पर बहुत सारी, मान लो कि ये आम का वृक्ष है तो इस पर बहुत सारे आपके पक्षी बैठे होंगे, तोता हो गया, दूसरे पक्षी हो गए, वो सब आकर के इस वृक्ष पर बैठे होंगे। एक ही वृक्ष है लेकिन पक्षियों की संख्या यहाँ पर आपको कैसे दिख रही है? इमेजिन कर लो, सोच लो कि पक्षियों की संख्या, भाई एक वृक्ष पर बहुत सारी पक्षियां बैठी हैं, हो सकती हैं, हो सकता है 50 हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 100 हो, बहुत सारी पक्षियां बैठी होती हैं, लेकिन इससे तो ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा है ना। अब एक बात बताइए, इन पक्षी के शरीर पर, इन पक्षी के पंखों पर जो शरीर होता है, इस पर बहुत सारे वो जो खटमल जैसे, बग जैसे जो जंतु होते हैं, खटमल जो होता है, इनके शरीर पर भी तो बहुत सारे खटमल होंगे ना, ठीक है। इस एक पक्षी के शरीर पर बहुत सारे खटमल होंगे, हो सकता है 15, 20, 10, 12, 2 ही मान लो, 4 मान लो, लेकिन इस एक पक्षी पर तो ज़्यादा है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? उत्पादक से जब आप उपभोक्ता की ओर जा रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जीव संख्या में वृद्धि हो रही है। प्लीज वेट की बात नहीं कर रही हूँ, वेट मत ध्यान दीजिए, अभी जीव संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो क्या देखने को मिला कि वन पारिस्थितिक तंत्र में, वन पारिस्थितिक तंत्र में जब हम एक वृक्ष की तुलना कर रहे हैं, एक वृक्ष पर जीव संख्या की तुलना कर रहे हैं और उसका हम क्या बना रहे हैं? रेखा चित्र बना करके देखते हैं तो पिरामिड उल्टा बनता है। क्यों उल्टा बन रहा है भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर संख्या थोड़ी सी है, यहाँ संख्या बढ़ गई, यहाँ संख्या और बढ़ गया, तो आपको कुछ इस तरह का पिरामिड बनता हुआ दिखाई दिया कि नहीं दिया? दिखाई दिया ना। तो पिरामिड कैसा हो गया? उलट गया ना। सीधा पिरामिड तो ऐसा ही होता है, इजिप्ट में देखेंगे गीजा की मीनार, गीजा का पिरामिड तो ऐसा ही है। लेकिन ये पिरामिड क्या हो रहा है? हम खाद्य श्रृंखला के जीव भार वाला, जीव संख्या वाला देख रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? वन पारिस्थितिक तंत्र में एक वृक्ष पर जीवों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसीलिए पिरामिड कैसा है? उल्टा है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि बात किसकी हो रही है, ठीक है बच्चों। जब वन पारिस्थितिक तंत्र में आप जीवों की संख्या के बारे में देखेंगे तो पिरामिड कैसा है? उल्टा है। लेकिन जब जैव भार के बारे में देखोगे ना, जैव भार के बारे में देखोगे तो देखो, जैव भार किधर आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। तो पिरामिड कैसा हो जाएगा? उलट दो, सीधा हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे, ये देख लीजिए, आ गया ये। अब किसके बारे में स्टडी करेंगे? जैव भार के बारे में स्टडी करेंगे। ये देखो, ठीक है, यही बताया था अभी। एक मिनट, आइए, जैव भार का पिरामिड। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं? जैव भार का पिरामिड आप देख रहे हैं। किसमें? सबसे पहला आप कौन से पारिस्थितिक तंत्र में देख रहे हो? आपको ये मेंशन करना जरूरी है, आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आप देख रहे हैं। कहाँ पर देख रहे हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आइए। ओके, अभी जलीय पारिस्थितिक तंत्र वाला बचा है, वो मैं अभी करा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो जैव भार का पिरामिड आप देख रहे हैं बच्चों। जैव भार का पिरामिड ग्रास लैंड में भी देख लो। ये घास आपके क्या है बच्चों? घास आपके क्या है? उत्पादक हैं। अब इन घास को खाने के लिए, इस घास को खाने के लिए क्या देखा जा रहा है कि घास नंबर में तो बहुत ज़्यादा है, नंबर में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका जैव भार क्या होगा? वजन क्या होगा? कम होगा ना। वजन क्या होता है? कम होता है। पर आपके जो ये जीव हैं, इनका जैव भार क्या होगा? ड्राई वेट जब इनका निकालोगे तो इनका ड्राई वेट बहुत ज़्यादा होता है। इनका ड्राई वेट क्या होगा? इनका ड्राई वेट इस आपके उत्पादक के कंपेयर में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, नहीं, वेट, सॉरी, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए, जैव भार क्या दिख रहा है आपको?
मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए उत्पादक आपके जैसे एक भैंस है तो वो क्या करती है 5 क्विंटल 6 क्विंटल 7 क्विंटल क्या कर जाती है आपका भूसा है या कोई घास है या वो सब क्या कर जाएगी, खा जाएगी। तो यहाँ पर आपके उत्पादक का जैव भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उत्पादक का जैव भार क्या हो जाएगा, अधिक होगा बच्चों, ठीक है, अधिक होगा। उत्पादक का जैव भार अधिक होगा। अब इसका ये जो गाय है आपकी या भैंस है या दूसरा शाकाहारी जंतु जो है आपका बकरी ले लीजिए, वो ले लीजिए, उसका जैव भार क्या होगा, कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। तुलनात्मक रूप से क्या होगा, कम होगा। इसका जैव भार इससे भी कम होगा भाई, इसका जैव भार क्या होगा, इससे भी कम होगा। और आपका बाघ है, एक ही बाघ है या जो भी है, इसका जैव भार क्या होगा, इससे भी कम होगा। तो यहाँ पर जाने पर क्या दिख रहा है आपको, जैव भार में भी कमी देखने को मिल रही है। और इस प्रकार ये देखो जैव भार में क्या दिख रहा है बच्चों, गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमको घास पारिस्थितिक तंत्र में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है कि जैव भार का पिरामिड जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, सीधा होता है। ये देखिए इस वृक्ष का मास बहुत ज़्यादा होगा, इस वृक्ष का बायोमास, जैव भार इसका बहुत ज़्यादा होगा। ये जो आपके पक्षी हैं, कितने भी पक्षी हों, लेकिन इन सभी का अगर आप सबको साथ मिला करके इनका जैव भार देखेंगे तब भी इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये आपके खटमल कितने भी सारे हों, इनका जैव भार इन पक्षियों के कंपेयर में ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए जैव भार क्या हो रहा है, घट रहा है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जैव भार आपको कैसा देखने को मिल रहा है, सीधा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का देख लेते हैं, 1 मिनट। हालांकि इसमें मेंशन नहीं है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का, केवल एक ही एग्जाम्पल पूछा है तो आप केवल एक एग्जाम्पल डाल सकते हो, पर देख लो। वैसे जब चैप्टर कराऊंगी तो देख लूंगी। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आपका किसका, जीव संख्या का पहले देखते हैं बच्चों। जीव संख्या क्या, समुद्री देख लेते हैं, तालाब ले लीजिए, ये है आपका तालाब। इसमें क्या होंगी बच्चों, आपको छोटी छोटी मछलियां होंगी, है ना, छोटी छोटी मछलियां क्या होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां होंगी बच्चों। फिर इन मछलियों को खाने के लिए कुछ बड़ी मछलियां भी होंगी, इन मछलियों को खाने के लिए कुछ बड़ी मछलियां भी होंगी, कंपैरेटिवली इनके कंपेयर में कुछ बड़ी मछलियां भी आपकी होंगी, है ना। फिर इन छोटी जो आपकी थोड़ी सी बड़ी मछलियां, इनको भी खाने के लिए कोई बड़ी मछली होगी बच्चों, इनको भी खाने के लिए कोई बड़ी मछली होगी। और आपका जो व्हेल मछली, जो सबसे बड़ी मछली है, उसको खाने के लिए इन सब, ये वो क्या करेगी, इन सबको खाएगी, इन सबको खाएगी। तो जब आप जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड देखते हैं तो वो कैसा दिखता है बच्चों, वो आपको सीधा दिखेगा। कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, क्योंकि नीचे बहुत सारे जीव हैं आपके और ऊपर जाने पर जीव संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। इसी को अगर आप उलट देंगे, इसी को आप उल्टा कर देंगे तो क्या दिखेगा आपको, वेट का जो दिखेगा, वेट जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा आगे आइए, 1 सेकेंड। ये क्या है, जीव भार का पिरामिड, हाँ ये देख लो, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड दिया तो है। आइए ये देखिए, ये है आपकी छोटी मछलियां, ये सभी आपकी क्या है बच्चों, छोटी मछलियां हैं, ठीक है। नंबर में तो ये ज्यादा है आपकी, नंबर में तो ये ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इनका वेट जो होगा ये इनके कंपेयर में क्या होगा बच्चों, कम होगा, इनके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। और जो इनसे भी बड़ी मछलियां, व्हेल मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इनको खाने के लिए इनका वेट क्या होगा, उनसे भी ज्यादा होगा, इनका वेट उनसे भी ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर जैव भार ऊपर जाने पर कैसा दिख रहा है आपको, जैव भार ऊपर जाने पर वृद्धि कर रहा है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा है, उल्टा है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको समझा पा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लेकिन संख्या की बात करोगे, अगर जब संख्या की बात करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके बेस में बहुत सारे उत्पादक होंगे, फिर उपभोक्ता घटते जाएंगे और जो उच्च उपभोक्ता है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस प्रकार जब आपको एक पिरामिड मिलेगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, तो ये सीधा पिरामिड मिलेगा, क्योंकि जीवों की संख्या निरंतर क्या हो रही है, घटती जा रही है उच्च प्रोशी स्तर पर जाने पर, ठीक है। आइए, अच्छा ये हो गया। ऊर्जा का पिरामिड का डिस्कशन हम कर लेते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ ऊर्जा का पिरामिड बच्चों, चाहे वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, आपका वन पारिस्थितिक तंत्र हो, ठीक है,
ये ऊर्जा का पिरामिड सदैव हर पारिस्थितिक तंत्र में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, वन पारिस्थितिक तंत्र है, सब में ऊर्जा का पिरामिड केवल और केवल क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि ये पोषी स्तर पे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ऊर्जा का स्तर क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट चैप्टर है ये आपका, इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट है ये। ओके जैव विविधता वाला जो चैप्टर है। स्वस्थाने संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वस्थाने, स्वयं का स्थान, इसका मतलब समझो। स्वस्थाने का मतलब है स्वयं का स्थान, है ना, कि उसका जो परिवेश है उसको मत बदलो। जो बेचारे का नेचुरल हैबिटेट है जिसमें वो प्राकृतिक रूप से रह रहा है, आपको उसको नहीं बदलना है। ठीक है, और वहीं पर उनका संरक्षण कीजिए। जीव जिस परिवेश में रह रहे हैं वहीं पर उनका संरक्षण होता है, तो इस प्रकार के संरक्षण को हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इन सिटू, इनसाइड द प्लेस, इन सिटू कंजर्वेशन आप इसको कहते हो बच्चों। ठीक है, और उसके इतर अगर जीव जो है वो अब जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ से उसको निकालकर दूसरे परिवेश में ले जा रहे हो और आप और वहाँ पर उसका संरक्षण कर रहे हो। पहले जहाँ रह रहा था वहाँ पर वो प्रोटेक्टेड नहीं था, वहाँ से निकाल करके आपने उसको दूसरी जगह पर रख दिया। इसको कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है इसको बच्चों। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। अच्छा ओके, चलो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आपकी पृथ्वी पर मौजूद एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवों की, पौधों की, जंतुओं की प्रजातियां जो विभिन्न प्रकार की आपको देखी जाती हैं, इनकी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। वो फूड हैबिट में हो सकता है, रहने के हैबिट में हो सकता है, बाकी जो कंडीशनल चीज़ें हैं उनकी हैबिट में हो सकता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता को क्या कहा जाता है, आपको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी विभिन्न प्रकार की होती है, आनुवंशिक रूप से विभिन्नताएं देखी जाती हैं, स्पेसिफिक स्पीशीज रूप से भी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी आपने देखा, कोई जल में रह रहा है, कोई पानी में रह रहा है, कोई वन में रह रहा है, ये सब विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं जिसको जैव विविधता कहा जाता है। इन्हीं जीवों का संरक्षण विभिन्न रूप से किया जाता है बच्चों। ठीक है, स्वस्थानीय क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक स्थितियों में ही रखा जाता है। जहां उनका घर है वहीं उनको रखो, वही है स्वस्थानीय कंजर्वेशन है बच्चों। ठीक है, इसके लिए आपका क्या बनाया जाता है, जैसे इसके लिए आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, आपका क्या बनाया जाता है, अभयारण्य बनाया जाता है। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जिसको कहते हैं, आपका क्या बनाया जाता है, जैविक आरक्षण क्षेत्र भी बनाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया भी बनाया जाता है। जैसे कि आप सुंदरबन में चले जाओगे, आप मानस टाइगर रिजर्व में चले जाओगे, असम काजीरंगा में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क में चले जाओ, तो यहाँ पर जिन एरियाज में जंतु रह रहे हैं उन्हीं पर उनका संरक्षण किया जा रहा है। आपके जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभयारण्य होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जैव आरक्षण क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये सभी आपके इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। स्वस्थानीय कंजर्वेशन में इन सभी क्षेत्र आपके आते हैं। इसके इतर जब इनको इनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल दिया जाता है, ये देखो 90 राष्ट्रीय उद्यान है, पढ़ लीजिएगा। इसके इतर आपके अगर इनको इनके प्लेस से बाहर निकाल दोगे तो वो आपका बाह्य स्थानीय हो जाएगा। ऐसा कब किया जाता है, जैसे जीन बैंक इनके लिए बनाए जाते हैं, ऊतक संवर्धन किया जाता है, अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए, जनन द्रव्य का संग्रहण करने के लिए आपका बोटानिकल पार्क हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, विभिन्न प्रकार के बैंक्स हो गए, इस टाइप का जो आपका निर्माण किया जाता है संरक्षण के लिए, ये आपके एक्स सिटू में आते हैं बच्चों, बाह्य स्थानीय में आते हैं। पढ़ दूं, चलिए पढ़ देते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। इसके लिए इनके आवास को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय उद्यान
प्राकृतिक सुरक्षा स्थल, शरण स्थल, सैंक्चुरीज जिसको कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आपकी, आदि विकसित किए जाते हैं भारत में। अभी तो इस 90 से ज़्यादा ही राष्ट्रीय उद्यान हैं और 448 शरण स्थल वगैरह भी बनाए गए हैं आपके। पक्षी विहार, जंतु विहार अनेक प्रकार के बनाए गए हैं, ठीक है। उत्थान 54 तो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, 44 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं बाघों की सुरक्षा के लिए। उत्थाने या फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है आपका बच्चों? जब दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवों या फिर पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है या पौधों को उगाया जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था को आप बाह्य स्थानीय संरक्षण कह सकते हो। इसके लिए कृत्रिम आवास बनाया जाएगा, ठीक है ना। कृत्रिम आवास को थोड़ा सा नेचुरल क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट दे करके बनाया जाता है। ये आपके शोधालय हो गए, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान जो थोड़ा सा पार्क टाइप का बनाया जाता है वैसा। ग्लास हाउस हो गया आपका, बोटानिकल पार्क हो गए आपके, जूलॉजिकल पार्क हो गए, ये सब आपके किए जाते हैं, ठीक है। भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल, यहाँ लिख रही, नेचुरल रिसोर्सेज। नाम से पता चल रहा है कि यह कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आपके प्रकृति और प्राकृतिक जो स्रोत हैं, ठीक है ना, संसाधन है, उन सभी के कंजर्वेशन के लिए एक संगठन बनाया गया है, जिसमें आपके पेड़ पौधे, जिसमें आपके जंतु, जिसमें आपके छोटे छोटे जीव, ये सभी जितनी भी जैव विविधताएं आपको देखने को मिल रही हैं, इन सभी का संरक्षण किया जाए ताकि आप ही को भविष्य में आप ही को फायदा हो, आप ही अपनी लाइफ अच्छे तरीके सर्वाइव कर पाएं। तो इस प्रकार का एक संगठन बनाया गया है जिसको IUCN कहा जाता है बच्चों। यह IUCN एक विशेष प्रकार का लिस्ट जारी करता है। यह IUCN क्या करता है, एक विशेष प्रकार का लिस्ट जारी करता है जिसको रेड डेटा बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड डेटा बुक कहा जाता है। लाल आंकड़ों वाली किताब रेड डेटा बुक कहा जाता है। ये रेड डेटा बुक क्या कर रहा है भाई, इसमें कैसा लिस्ट है, क्या है इसमें? इस रेड डेटा बुक में आपके उन सभी जंतुओं के, पौधों के नाम होते हैं, सूचियां होती हैं, बेसिकली एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से ऐसे आपके जंतु या पौधे हैं जो गायब हो चुके हैं, जो इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ऐसे कौन कौन से आपके जंतु या पौधे हैं जो अभी संकट में हैं, आने वाले भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से जंतु हैं या पौधे हैं आपके जो संकटापन्न हैं, यानी उन पर संकट अभी मंडरा रहा है, ठीक ठाक हैं। ऐसे कौन से आपके स्पीसीज है जो संकटग्रस्त हो चुके हैं, सुभेद्य हैं, बहुत वल्नरेबल है। तो ये कुछ 3-4 प्रकार के कैटेगरीज में जंतुओं, पौधों यानी कि आपकी जो जैव विविधताएं हैं उनकी लिस्ट जारी करता है। इसमें इंडेंजर्ड आती हैं, इसमें आपके वल्नरेबल आते हैं, इसमें एक्सटिंक्ट प्रजातियां आती हैं, ठीक है। इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियां आपकी आती हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त जातियां होती हैं, संकटग्रस्त जातियां होती हैं आपकी, सुभेद्य जातियां होती हैं आपकी, और जो विलुप्त हो चुकी हैं जातियां, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो आपकी आती हैं बच्चों, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डोडो पक्षी जो एक थी, बतख जैसी दिखने वाली पक्षी थी, ये आपकी ये जो जिस परिवेश में हम रह रहे हैं ये अभी विलुप्त हो चुकी है। डायनासोर आपका काफ़ी पहले विलुप्त हो चुका है, जुरासिक एरा में ये मिलता था, काफ़ी पहले विलुप्त हो चुका है। इसी प्रकार से अभी भी बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो विलुप्त होने की कगार पर या फिर संकटापन्न है। जैसे डॉल्फिन जो है, जो हमारी गंगा नदी में, सिंधु नदी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है डॉल्फिन। डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एनिमल भी
घोषित किया गया है बच्चों, ठीक है। तो डॉल्फिन जो है ये अभी इंडेंजर्ड स्पीशीज में है, बहुत कम प्रजातियां, बहुत कम नंबर में ये बचे हुए हैं आपके डॉल्फिन्स, ठीक है ना। तो ये संकटग्रस्त जातियों में अभी इनको रखा गया है। जैसे बब्बर शेर जो है, बब्बर शेर आपका सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ये गिर नेशनल पार्क में ही मौजूद भी है और किसी और दूसरे नेशनल पार्क में ये पाया भी नहीं जाता है। बाघ पहले तो संकटग्रस्त था, लेकिन अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया और इसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था 1973 में। और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल 2018 से देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ है। लगभग 3000 से ज़्यादा बाघ अभी फिलहाल के लिए आपके इंडिया में, हमारे देश में बेसिकली मौजूद हैं, ठीक है ना। तो बाघ अभी फिलहाल संकटग्रस्त नहीं है, ये अभी बाहर आ चुके हैं, ठीक है। इनको आप नहीं याद रख सकते हैं। तेंदुआ है, इंडियन एलिफेंट है, आपका घड़ियाल है, पिकॉक है, गैंडा है। गैंडा आपको कहाँ मिलेगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलेगा। ये सभी इनके क्या है साइंटिफिक नेम है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पर्डस, एलिफास मैक्सिमस आपके भारतीय हाथी हैं, गैविएलिस गैंगोटिकस आपके घड़ियाल हैं, पैवोक्रिटेस्टस मोर है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर का तो संरक्षण जरूरी है ना भाई। आपने राष्ट्रीय पक्षी बना दिया हुआ है, नेशनल सिंबलाइज करना भी इसीलिए जरूरी रहता है कि जो पुरानी चीजें हैं जिनको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उनका संरक्षण किया जा सके। जैसे नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का हमारा नेशनल फ्लैग है, तो जहाँ पे भी आप 3 रंग वाला उससे संबंधित, तिरंगे से संबंधित कलर आप देखते हो, आपके मन में ऑटोमेटिक सम्मान जैसी भावना आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि इनको क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए बच्चों, ठीक है। भारतीय गैंडा इत्यादि आपके क्या है? संकटग्रस्त वन्य प्राणी हैं। चलो अब मैं पढ़ देती हूँ। ये प्रजातियां कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में इनका बहुत अधिक अवक्षय हो चुका होता है, यानी नुकसान हो चुका होता है। ये प्रजातियां निकट भविष्य में संकटापन्न इंडेंजर्ड स्पीशीज की श्रेणी में आ जाएंगी। और क्या है आपके क्या कहते हैं कि उसके बाद अगर इनका संरक्षण नहीं होगा तो विलुप्त भी हो सकती हैं। संकटग्रस्त थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं, ये आपने एग्जाम्पल आपने देख लिया हुआ है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कदम क्या क्या उठाए गए हैं, अभी मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं बस आपको एग्जाम्पल बताते जाऊंगी, आप बाकायदा इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार वन्य जीवों की संरक्षण के लिए बच्चों, वन्य प्राणियों पौधों के संरक्षण के लिए बहुत ही विशेष प्रकार के कानून भी बनाता है और इसका हमारे संविधान में प्रावधान भी है। एक ठीक है, हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान है। भारतीय वन्य जीव परिषद बनाया गया है, इसकी स्थापना 1949 में केंद्रीय वन्य जीव परिषद द्वारा की गई थी। और यह कैसा देता है? ये सलाहकारी समिति के रूप में कार्य करता है, सलाह देगा भारत सरकार को कि आप ऐसे ऐसे कदम उठाइए और क्या करिए, वन्य जीवों का संरक्षण कीजिए। 1952 में इसका नाम बदलकर कर भारतीय वन्य जीव परिषद कर दिया गया था। और 1972 में क्या एक अधिनियम लाया गया बच्चों? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसे सभी राज्यों में क्या किया गया? लागू किया गया था, ताकि वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। 1991 में संविधान के 44वें अधिनियम के रूप में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल भी लाया गया और इसको अमेंड करके फिर से क्या किया गया? पुनः लागू इसको किया गया, ठीक है। अच्छा, आइए 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आप वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। भारतीय संविधान में वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंध है, ठीक है। संकटग्रस्त जातियां गैंडा, हिरन, हाथी, बाघ, चीता आदि को मारना पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। अनेक ऐसी वस्तुओं जो वन्य जंतुओं से प्राप्त होती हैं, जैसे सींग हो गया, खाल हो गया, दांत हो गया, इसके लिए भी बहुत सारे जंतुओं का शिकार किया जाता है, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, इस पर भी प्रावधान है। हालांकि स्मगलिंग होती है, आज भी बहुत सारे जंतुओं को इन्हीं सब चीजों की वजह से मारा जाता है, होता है, नो डाउट। जंगलों को अनधिकृत रूप से काटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, मुझे नहीं पता,
सरकार खुद ही जंगल काट रही है, तो कैसे मैं मान लूं कि भाई प्रतिबंध लगाया गया है, पता नहीं। ठीक है, खैर। राष्ट्र में अनेक राष्ट्रीय उद्यान, जंगली जीव शरण स्थल बनाए गए हैं। भारतीय जंतु संरक्षण विभाग भी बना है आपका, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय प्राणी जात का सर्वेक्षण, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, अनुसंधान करना, वर्ग की अध्ययन करना, संकटग्रस्त जातियों की स्थिति का पता लगाना और आदि आदि काम इसके होते हैं बच्चों। ठीक है, आइए। भारत वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और प्रबंध परियोजना, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए इस प्रकार की एक परियोजना लाई गई। 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था, ताकि भारतीय हाथी को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। हिमालयन कस्तूरी हिरण को भी बचाने के लिए आपका प्रोजेक्ट हिमालयन मस्क डियर लाया गया था। हंगुल को बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट लाया गया है। ये प्रोजेक्ट लाया क्यों जाता है भाई? ताकि इनका विशेष रूप से इन पर ध्यान दिया जाए और इनको बचाया जा सके। ठीक है, याक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ये एक राज्य ने किया है, बिहार राज्य ने ऐसा किया है, ताकि डॉल्फिन पर शोध हो सके और डॉल्फिन के कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया जा सके। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। IUCN के साथ साथ में आपका राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP भी काम कर रहा है। इसके साथ में आपका वर्ल्ड, ये आपका WWF प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय फंड, वाइल्ड लाइफ फंड भी आपका इसमें मदद करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अतिदोहन और सह विलुप्तता क्या है भाई? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नाम से पता चल रहा है। अतिदोहन, किसी चीज को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर डालो कि वो खत्म ही हो जाए, फिर आपके लिए बचे ही ना, यही क्या है आपका अतिदोहन है। आज के टाइम में हम उस कंडीशन पर आ चुके हैं जहां पर हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन अपने जंगलों को हम इतना ज़्यादा काट चुके हैं, इतना ज़्यादा समाप्त कर चुके हैं कि निकट भविष्य में अब ये बिल्कुल समाप्ति की कगार पर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इतना जो ये हम कर रहे हैं, या आने वाले भविष्य में हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे जितने भी जीव जंतु पौधों पर, आपके जंगलों पर जिनका आवास होगा जंगलों में, आपका भी काम चलता है जंगलों से, तो ये सारे आवास नष्ट हो जाएंगे और इस पर मौजूद जो जंतु होंगे, जो इन पर निर्भर हैं बच्चों, वो भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या है? किसी भी संसाधन का अधिक उपयोग कर जाना, अधिक से अधिक भी उपयोग कर जाना कि वो समाप्त ही हो जाए, ये है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या हो रहा है? इन पर जिस भी संसाधन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर निर्भर जो जंतु हैं आपके, जो प्राणियां हैं आपकी, वो भी क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो इसी को क्या कहा जा रहा है? सह विलुप्तता कहा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उन पर निर्भर कुछ छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं। अगर किसी बड़ी मछली की मृत्यु हो रही है तो सारी छोटी छोटी मछलियों का आवास समाप्त हो जाएगा, फिर उनको दूसरी कोई बड़ी मछली आकर के खा जाएगी। ऐसा हो रहा है। ठीक है, पॉलिनेशन विभिन्न प्रकार के जंतुओं के द्वारा हो रहा है। अगर वो जंतु ही नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा? या अगर वह पौधा ही नहीं रहेगा तो वो जंतु कैसे अपने आवास के लिए, सुरक्षा के लिए कहाँ पर जाएगा? ठीक है, कबूतर पर विभिन्न प्रकार के आपके खटमल जीव जंतु, जो जो जू वगैरह होती हैं, वो मौजूद रहती हैं। अगर कबूतर ही नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे? तो इन सारी घटनाओं का ये क्या है आपका? सह विलुप्तता इसको कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, अतिदोहन की प्रक्रिया में किसी जीव समष्टि, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, समष्टि का मतलब क्या? जनसंख्या, जीवों का इतना अधिक तथा तीव्रता से प्रयोग किया गया जाता है कि उनकी समष्टि का आकार कम हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती है। अगर समष्टि का आकार पहले से ही छोटा हो तो दोहन के कारण प्रजाति का विलुप्तीकरण हो सकता है, यानी नष्ट हो सकती हैं। अनेक जीव सिर्फ मनुष्य के लालच के कारण विलुप्त हो चुके हैं तथा अन्य विलुप्ति के निकट हैं। भारतीय मेढक, एक सींग वाला गैंडा, शेर, अनेक प्रकार की मछलियों का अतिदोहन हो रहा है और ये झेल रही हैं अभी। स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन जैसे जीव अतिदोहन के कारण पिछले 500 वर्षों में विलुप्त हो गए हैं। और ये जो पैसेंजर पिजन है आपका, इस पर मौजूद जो खटमल, जो आपके जू वगैरह थे, ये सब भी क्या हो गए? ये सब भी आपके विलुप्त हो चुके हैं। क्यों? को एक्सटिंक्शन,
भाई एक दूसरे पर निर्भरता थी, अगर वो नहीं तो दूसरा भी नहीं, इस तरह से ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। को एक्सटिंक्शन पढ़ लीजिए, किसी जाति के विलुप्त होने से उस पर आश्रित अन्य पादप या जंतु क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए जब एक परपोषी मत्स्य होस्ट फिश जाति विलुप्त होती है, तब उसके परजीवी भी विलुप्त होना शुरू कर देते हैं। सहविकास प्रदर्शित करने वाले पादपों एवं उनके परागणकर्ताओं में भी सहोपकारी बेनिफिशियल, जो आपका म्यूचुअली बेनिफिशियल संबंध होता है, इनमें से किसी एक के विलुप्त होने पर दूसरे को भी क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व देख लीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चों। जंतुओं को संरक्षण देने के लिए और प्लस जंगल को भी बचाने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की पौधे की प्रजातियों को भी बचाने के लिए एक क्षेत्र को, उस पूरे के पूरे जंगल को ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर जाना, यहाँ पर शिकार करना या बाकी चीज़ें करना कंप्लीट रूप से क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अधीन 1937 से 74 में बायोस्फीयर रिजर्व का विचार प्रकाश में आया था और 1986 से प्रारंभ हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्टीकृत सूचीबद्ध संरक्षण क्षेत्र होता है, जिसके क्षेत्र को कुछ भागों में बांटकर विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार जीवों को संरक्षित किया जाता है। ऐसे बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र जिनके द्वारा किसी भी पारितंत्र में विविधता बनाए रखी जाती है, इन्हें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं इनको। ठीक है बच्चों, इन क्षेत्रों में वन्य जंतुओं, पौधों की जातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पादपों, जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। इसी कारण पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष महत्व होता है। भारत सरकार ने वर्तमान में 19 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को बनाया हुआ है। कुछ इसके लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें आपके क्या है बच्चों, 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 12 क्या है आपके, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर संरक्षण प्रोग्राम जो है इनका, इसमें ये शामिल है। 12 किसमें शामिल है, यूनेस्को की लिस्ट में हमारे शामिल है। टोटल आपके 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये देख लीजिए। नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, नीलगिरी जो जंक्शन बना है वहां पर है। मन्नार की खाड़ी आपके तमिलनाडु में है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नोकरेक आपका कहाँ है, मेघालय में है। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। कच्छ का रण बच्चों ये कहाँ है, आपका गुजरात में है। अचानक मार अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है अचानक मार अमरकंटक। ओके, मानस कहाँ है, असम में है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। अगस्तमलाई केरल में है बच्चों। ग्रेट निकोबार कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। दिब्रू साइकोवा कहाँ है, असम में है। कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और क्या है बच्चों, सिचे कलम पहाड़ियाँ, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का महत्व मैं बता चुकी हूँ आपको। वन्य प्राणी एवं पादपों का संरक्षण करना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक शोध, शिक्षा इत्यादि के लिए भी इनका प्रयोग करना। नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप रीड कर लीजिएगा इसको। ओके, तो आई थिंक यहाँ ये ठीक है। आज आपका ये सीरीज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है कि आगे के लेक्चर्स दूसरे सब्जेक्ट के हैं, वो हम देखते हैं अभी फ़िलहाल। और आपका मैं लेक्चर करा रही हूँ, प्लीज़ वो चैप्टर का भी मैं चैप्टर पूरा पढ़ा रही हूँ, उसको भी आप जा कर के देखिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।